हेलो दोस्तों। अक्सर हम आंखों देखी चीज़ों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि हमारी आंखों के सामने क्या है। ज़रूरी ये है कि हम देख क्या रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज से कई साल पहले यूपी के बाराबंकी शहर में रहने वाले रचित के साथ घटित हुआ था। रचित पिछले कई सालों से बाराबंकी में ही रह रहा था और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसने अपनी कंपनी के आसपास ही एक किराए पे कमरा लिया था और अपनी दिनचर्या के अनुसार वह सुबह जल्दी निकल जाता और 9 से 10 घंटे अपनी कंपनी में बिताने के बाद देर शाम होने के बाद ही घर लौटता। ऐसा ही एक शाम थी जब वह अपनी कंपनी से वापस घर लौट रहा था और घर का ताला खोला ही था कि उसकी नज़र अपने घर के ठीक सामने वाली छत पर गई और वहां पर उसने एक खूबसूरत लड़की को टहलते देखा। वैसे तो रचित वहां पिछले कई सालों से रह रहा था, लेकिन यह पहली बार था कि उसने वहां पर उस लड़की को देखा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। जब भी रचित शाम को अपने घर लौटता, वह उस लड़की को छत पर घूमता पाता। एक दिन बातों ही बातों में रचित ने इस घर के मालिक से पूछा, अंकल, क्या आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं? इस पर घर के मालिक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो कोई मेहमान नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? इस पर रचित ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा, वो पिछले कई दिनों से मैं आपकी छत पर एक लड़की को घूमते हुए देख रहा हूँ। उस पर मकान मालिक ने हंसते हुए कहा, बेटा, वो मेहमान नहीं, वो तो मेरी बेटी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब रचित की दिनचर्या में एक नया अध्याय जुड़ चुका था। जब भी वह देर शाम को घर लौटता, उसे वह लड़की छत पर टहलती हुई मिलती। अब तक रचित को वह पसंद आ चुकी थी और उसने ठान लिया था कि वह उसी लड़की से शादी करेगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और मकान मालिक से जाकर इस बारे में बात करने का निश्चय किया। रचित ने मकान मालिक से उनकी बेटी से शादी करने की अपनी बात रखी। वैसे तो मकान मालिक की नज़रों में भी रचित एक सुलझा हुआ, अच्छी नौकरी पेशा वाला नेक आदमी था, लेकिन उन्होंने रचित की इस शादी के प्रस्ताव को पूरी तरीके से नकार दिया। लेकिन रचित ठान चुका था कि वह शादी करेगा तो उसी लड़की से। उसने अपने रिश्तेदारों से कहकर मकान मालिक पे दबाव बनाया और जैसे तैसे मकान मालिक को उन दोनों की शादी के लिए राजी कर लिया। कुछ दिन के बाद उन दोनों की शादी हो गई। कुछ साल बीत गए। रचित अपनी पत्नी और उनके 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। रचित की अपनी नौकरी में भी तरक्की हो चुकी थी और उसने अपना खुद का घर भी ले लिया था। अब रचित शाम को घर जल्दी लौट आता और बाकी का वक्त अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुजारा करता। एक सुबह लगभग 4 बजे का वक्त रहा होगा जब रचित ने अधकच्ची नींद में देखा कि उसकी पत्नी कहीं बाहर से आकर वापस अपनी जगह पर लेट गई। इस पर रचित को लगा कि उसकी पत्नी शायद बाहर पानी पीने गई होगी और यह सोचकर वह फिर से सो गया। अगले दिन लगभग आधी रात का वक्त रहा होगा जब रचित की नींद खुली और उसने पाया कि उसकी पत्नी वहां पर नहीं है। रचित ने पूरा घर ढूंढा और उसे कहीं पर भी नहीं पाया। जैसे ही वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा, वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी मेन गेट बंद करके कहीं से वापस लौट रही है। इस पर रचित ने उससे पूछा, इतनी देर रात कहाँ गई थी? तभी उसकी पत्नी बोलती है कि उसे बाहर से कुछ आवाज आई थी, जिसे देखने के लिए वह बाहर गई थी। ये कहने के बाद वह अंदर आकर वापस से सो गई। रचित कुछ देर वहां खड़ा रहा और पता नहीं क्यों उसे अपनी पत्नी की बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं आ पा रहा था। अगली रात वह सोने का नाटक करता रहा और रात के 1 बजे का वक्त रहा होगा जब उसकी पत्नी अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। इस बार रचित ने ठान लिया था कि वह यह जानकर रहेगा कि उसकी पत्नी रात को जाती कहाँ है। उसकी पत्नी के बाहर चले जाने के बाद वह दबे पांव उसके पीछे गया। काफी दूर उसका पीछा करने के बाद वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी एक पुराने कब्रिस्तान की ओर जा रही है।
वह भी उसी के पीछे कब्रिस्तान में जा पहुंचता है और उसे पेड़ के पीछे से छुपकर एक कब्र की ओर जाते हुए देखता है, जहां पर कुछ अजीब से लोग पहले से ही मौजूद थे। लोगों को देखकर रचित के पूरे शरीर में मानो एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उनमें से कुछ लोग वहां कब्र पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे, तो कुछ डरावनी हंसी हंस रहे थे, और बाकी के लोग एक कब्र के पास बैठे जंगली जानवर की तरह कुछ खा रहे थे। रचित कांपते हुए यह सब देख ही रहा था कि कुछ देर बाद वे सब लोग एक कब्र के चारों ओर घूमते हुए कुछ भयानक सा नृत्य करने लगे। उन लोगों के साथ अपनी पत्नी को नृत्य करते देख मानो रचित का दिमाग सुन्न पड़ चुका था, और वे वहां हो रही घटना का उसके लिए निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि उसकी पत्नी वापस घर की तरफ आए, वह पहले ही अपने घर आकर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद वैसे भी उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वह अपनी आंखों देखी घटना के बारे में सोच ही रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद बाहर गेट खुलने की आवाज आती है। उसकी पत्नी कमरे में आकर वापस से अपनी जगह पर लेट जाती है। रचित के मन में सवाल बहुत थे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी पत्नी से उस रात हुई घटना के बारे में कुछ भी पूछे। पूरी रात उसके दिमाग में वही सब चलता रहा और वह एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाया। अगली सुबह उसकी पत्नी वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसे कि वह रोजाना करती थी, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब रचित का व्यवहार उसकी तरफ वैसा नहीं था जैसे कि पहले हुआ करता था, और वह यह भाप गई। उसने रचित से पूछा, सुनो, कुछ परेशानी है क्या? रचित सकपकाते हुए बोला, तुम रात को कहां गई थी? इस पर वह तुरंत बोली, नहीं तो, मैं तो नहीं थी। अपनी पत्नी को झूठ बोलता हुआ देख रचित और परेशान हो गया, और उसने रात हुई घटना के बारे में अपनी पत्नी से बात करना मुनासिब नहीं समझा। रचित अक्सर शाम को मंदिर जाया करता था। उस दिन भी वो मंदिर गया और मंदिर के परिसर में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। काफी देर तक वह उसी घटना के बारे में सोच रहा था कि तभी मंदिर के पुजारी, जो कि पहले से ही रचित को जानते थे, उसके पास आए और बोले, बेटा, मैं देख रहा हूं तुम काफी देर से यहां बैठे हो, कोई परेशानी है क्या? इस पर रचित ने रात हुई पूरी घटना को विस्तार से पंडित जी को बताया। पूरी बात सुनने के बाद थोड़ा मौन रहकर पंडित जी बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं है। लगता है तुम्हारी पत्नी पर किसी ऊपरी हवा का प्रकोप है। वैसे तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जानकारी में एक मौलवी साहब हैं जो ऐसी सब शक्तियों को वश में करना जानते हैं। तुम वहीं चले जाओ और उन्हें बोलना कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है। यहां से थोड़ी दूर पर ही पीर बाबा की दरगाह है, वे तुम्हें वहीं ही मिलेंगे। रचित ने समय नष्ट न करते हुए तुरंत ही वहां जाना उचित समझा। वहां पहुंचकर उसने मौलवी साहब को पूरी घटना विस्तार से सुनाई, जिस पर मौलवी साहब ने उसे अपनी पत्नी को किसी भी तरह से कल दरगाह पे लाने को कहा। उनका कहा मानकर रचित वापस घर की तरफ चल पड़ा, और पूरे रास्ते वह यह सोचता हुआ जा रहा था कि कैसे वो अपनी पत्नी को दरगाह पे लेकर जाएगा। जब तक वह घर पहुंचा, अंधेरा हो चुका था। उसने मेन गेट खोला ही था कि वह क्या देखता है। उसकी पत्नी दरवाजे की चौखट पे खड़ी है और उसे एकटक देखे जा रही है। वह दबे पांव अंदर की ओर जाने लगा। तभी उसकी पत्नी भारी आवाज में बोलती है, कुछ नहीं कर पाएंगे वे पंडित और मौलवी। इतना सुनते ही रचित के पानों पसीने छूट गए। वह फिर बोली, आज तो तुम चले गए, इसके बाद कभी मत जाना, वरना वो मौलवी तुम्हें क्या, खुद को भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा बोलकर वह तेजी से अंदर की ओर चली गई। अब रचित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे अपने ससुर जी का ख्याल आया। वह भागता दौड़ता उन्हीं के घर जा पहुंचा
और हाफते हुए उन्हें पूरी बात बताई। रचित की बात सुनकर उनके कोई हाव भाव नहीं बदले। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से ही इसका अंदेशा रहा हो। इस पर रचित झल्ला के उनसे बोला, आप समझ भी रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अपनी लंबी चुप्पी को तोड़ के वे बोले, बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही इस शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन तुम ही अड़े रहे। जानना चाहते हो सच क्या है? तो सुनो, मेरी बेटी तो 8 साल पहले ही मर चुकी है, और जिसके साथ तुम रह रहे हो वो कोई इंसान नहीं है। जिस दिन मेरी बेटी की मौत हुई उसके अगले ही दिन वह वापस आ गई। मेरी सलाह यही है, जैसे तुम इतने सालों से उसके साथ रहते आ रहे हो, आगे भी ऐसे ही रहते रहो, तुम्हारे लिए सही होगा। इतना सब सुनने के बाद रचित वहां से उठा और चला गया। वह दिन था और आज का दिन है, ना ही रचित का और ना ही उसकी पत्नी और उसके बच्चों का आज तक कुछ पता चल पाया है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलता हूँ आपसे कुछ ऐसे ही नहीं किस्सों और कहानियों के साथ।